तो लास्ट की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस क्या क्या होता है और कैसे कैसे वो काम करता है, और इंटरफेस से रिलेटेड और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे एक तो मैंने आपको इंटरफेस का ऑब्जेक्ट वाली बात बताई, दूसरी एक और बात होती है इंटरफेस से रिलेटेड, वो ज़रा मैं आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक इंटरफेस बनाया, यहाँ डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ कहाँ गया, एब्स्ट्रैक्शन वाला जो फोल्डर है उसी में बना लेते हैं। न्यू करके एक इंटरफेस बना लेते हैं और इंटरफेस का नाम दे देते हैं हम ABCD कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इंटरफेस बन गया। अब इंटरफेस के अंदर अगर मान लो कोई मेथड हमने ऐसे डिक्लेयर कर दिया, से मान लो मैंने कोई भी मेथड नहीं डिक्लेयर किया, इंटरफेस में कोई भी मेथड डिक्लेयर नहीं करा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से एक क्लास बना रहा हूँ जिस क्लास का नाम है मान लो Q, ठीक। अब मान लो Q नाम का इंटरफेस, सॉरी Q नाम की क्लास ABCD इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर लेती है, ठीक है। कर लिया। अच्छा, अब इंटरफेस में तो कोई मेथड है नहीं, तो जब किसी इंटरफेस में ना कोई भी मेथड नहीं होता है तो इसे ब्लैंक इंटरफेस या जिसको हम मार्कर इंटरफेस भी बोलते हैं। कौन सा इंटरफेस? मार्कर। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ जी, रुकी आ रही है सर। रुकी आ रही है, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है। दीपक? बीच बीच में रुक रहा है सर। रुक रहा है। ओके, तो अच्छा मान लीजिए हमने कोई इंटरफेस बनाया ना, और इंटरफेस में कोई भी मेथड नहीं बनाया, ठीक है, कोई भी मेथड नहीं बनाया, तो पता है इस इंटरफेस को हम ब्लैंक इंटरफेस बोल सकते हैं, मार्कर इंटरफेस बोल सकते हैं। मार्कर क्यों बोलते हैं? अब क्वेश्चन ये आ जाता है, ठीक है। मार्कर का मतलब ये होता है कि भैया जिस इंटरफेस में कोई भी मेथड नहीं हो। जावा में आपको बहुत सारे ऐसे इंटरफेस मिलेंगे जो मार्कर इंटरफेसेस हैं। मार्कर नाम कभी सुना आप लोगों ने? मार्कर इंटरफेस, MARKER, मार्कर इंटरफेस। तो मार्कर इंटरफेस में कोई मेथड अवेलेबल नहीं होता है, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से इंटरफेस हैं। जैसे रिमोट इंटरफेस होता है जावा में, मार्कर है। जैसे सीरियलाइजेबल है, ये भी एक मार्कर इंटरफेस है, ठीक है। तो मार्कर इंटरफेस में कोई मेथड नहीं है। तो ये करते क्या है? तो ये केवल मार्क करने का काम करते हैं, ठीक है। मार्क क्या होता है और इसका क्या पर्पस है मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आपको सीरियलाइजेबल पढ़ाऊंगा ना तो आपको बता दूंगा, याद दिलाना, मार्कर इंटरफेस के बारे में आपको बताना है, राइट। बट मान लीजिए कि हमने कोई इंटरफेस बनाया, कोई भी मेथड नहीं रखा। अब क्लास में इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे तो कोई मेथड ओवरराइड नहीं करना पड़ेगा, बस सिंपल सा मतलब है। तो अब अगर मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का, और जो रेफरेंस वेरिएबल है वो ले लिया हमने इंटरफेस का, इंटरफेस टाइप का ले लिया, ऐसे। तो आई थिंक इट इज वैलिड कि आप क्लास बनाओ, क्लास ऑब्जेक्ट बनाओ किसी क्लास का, और इंटरफेस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस पे मैं एक मेथड चला रहा हूं शो, तो ये एरर क्यों आ रहा है भाई? क्यों एरर आ रहा है? कोई बता सकता है? यस सर। क्यों? क्योंकि अब कास्टिंग हुई है और शो मेथड है नहीं। कहाँ नहीं है शो मेथड? कहीं नहीं है। कहीं नहीं तो मतलब नहीं है, ये बोलो कि इंटरफेस के अंदर वो मेथड है ही नहीं और आप उसे चला रहे हो। जी सर, इंटरफेस में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसमें होता भी तब भी ना चलता हो,
क्योंकि अब कास्टिंग हो रखी है। मतलब आप वी डॉट शो मेथड जब कॉल कर रहे हो तो इंटरफेस में मेथड कॉल हो रहा है, लेकिन इंटरफेस में मेथड की तो डेफिनेशन है ही नहीं, इसलिए दिक्कत आ जा रही है। सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि हम पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड के मेथड नहीं चलाते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे हो भी मेथड, ये इनहेरिटेंस का रूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड के पर्सनल मेथड कभी नहीं चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक शो मेथड बना भी दूं तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड के पर्सनल मेथड नहीं कॉल होते हैं। बात समझ में आ रही है? पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड के पर्सनल मेथड कॉल नहीं होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये हो गया, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर मैं पेरेंट के रेफरेंस से एक मेथड चलाऊं दैट इज वी डॉट टू स्ट्रिंग मेथड तो चल जाएगा, हैं? वी डॉट वेट मेथड तो चल जाएगा, हैं? अब ट्राई कैच लिखना पड़ेगा, बट ये सब तो चल जा रहा है यार। अब यह क्वेश्चन आ जाता है, क्या इंटरफेस में ये मेथड है? क्या इंटरफेस में ये मेथड पड़े हुए हैं? नहीं, तो फिर ये मेथड कैसे चल जा रहा है भाई? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, और एक अनहोनी आपको दिखाता हूँ, चलो और अनहोनी दिखाता हूँ, एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मान लो कि मैं इंटरफेस में कोई मेथड बना लेता हूँ, बहुत मतलब अजीब अजीब किस्म की चीज़ हो जाती है इंटरफेस में। मान लो इंटरफेस बना लेता हूँ, इंटरफेस में मैं मान लो बना लेता हूँ, ये मेथड बना लेता हूँ मैं, पब्लिक स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग, ये दो मेथड मैंने बनाया, ठीक है। अब कोई क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो सारे मेथड ओवरराइड करने पड़ते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ से केवल और केवल ओवरराइड किया एक मेथड, यहाँ तो दो मेथड ओवरराइड हो रहे थे ना, दो होना चाहिए, मैंने केवल एक ही मेथड ओवरराइड किया और वो है डिस्प्ले। मैंने एक और मेथड यहाँ पे जो डिक्लेयर है टू स्ट्रिंग, इसको नहीं किया ओवरराइड और फिर भी चल गया प्रोग्राम। ऐसा कैसे भाई? कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी तो सारे मेथड ओवरराइड करने चाहिए ना। मैंने तो एक किया एक नहीं किया तब भी चल रहा है। कोई है इसका कहानी, कुछ है इसका? समझ में आ रहा है आप लोग को? यह समझ से परे है? यस सर। क्या समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? ये क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, ठीक है। फिर तो ये हर क्लास की पेरेंट क्लास होती है, लेकिन इंटरफेस के केस में नहीं समझ में आया। इंटरफेस में भी एक्सटेंड होती है? ना ना, नहीं नहीं नहीं, अभी का सिचुएशन ये है कि ये जो क्यू नाम की क्लास है ये किसको एक्सटेंड कर रही है? क्यू नाम की क्लास? हाँ, क्यू नाम की क्लास वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। और लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड किसको कर रही है? ऑब्जेक्ट नाम की क्लास को। तो कहीं ना कहीं ये जो डेफिनेशन है मेथड की वो ऑब्जेक्ट क्लास से आ हाँ, जाती है। हाँ वो तो समझ में आ रहा है सर, ठीक है, लेकिन ये आप ना ना, आपने पहले एक एक चीज एक और- बात समझते हैं, पहले एक एक चीज समझते हैं, ठीक है। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ गई ना कि अगर किसी इंटरफेस में हम मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, कुछ मेथड हम ओवरराइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर भी प्रोग्राम चल रहा है, तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या देव, क्या शिक्षा मिलती है? अगर हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके सारे मेथड ओवरराइड नहीं कर रहे हैं फिर भी प्रोग्राम चल रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ऐसा मेथड होगा जो कि किसी ऐसी क्लास का होगा जो किसी दूसरे क्लास में हो और वो इनहेरिट हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो टू स्ट्रिंग मेथड ये ऑब्जेक्ट क्लास का है, तो ऑब्जेक्ट क्लास से उस मेथड की डेफिनेशन यहाँ पहुंच जाती है। क्या नाम था इंटरफेस का? ABCD, ठीक है, और हमारी क्लास का Q, तो इसके पास डेफिनेशन ऑब्जेक्ट क्लास से पहुंच जाती है। क्लियर है या नहीं है? पहले ये बताओ। निशांत, समझ में आ रहा है? रवि आ गया क्या? यस सर। हाँ सर, रवि आ गया।
ठीक है, देव समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यानी कि ये वाला मेथड यहाँ से जैसे डिस्प्ले आ गया, टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होके आ जा रहा है, समझ में आई बात? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ नहीं भी है और आप अपने रेफरेंस पे कॉल कर रहे हो फिर भी चल जा रहा है, तो कैसे चल जा रहा है ना? यहाँ पे कॉल कर रहे हो, देखो चल रहा है। वहीं पे अगर शो को कॉल करूं जो कि इंटरफेस में नहीं है तो ये नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर ये होता है कि इंटरफेस कभी किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं करता है। समझे दीपक? इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं करता। हर इंटरफेस में लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास के ही सारे मेथड्स की डिक्लेरेशन पहुंचा दी जाती है कंपाइलर के लिए, या कंपाइल करते ही वो डेफिनेशन पहुंच जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये इंटरफेस ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी और वहां से डेफिनेशन या मेथड वहां से इनहेरिट होके आ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरफेस कभी किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं करता ना, रूल ब्रेक हो जाएगा। तो फिर भी यहाँ पे वो मेथड्स कैसे चल जाता है? तो इंटरफेस के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मेथड की डिक्लेरेशन होती है और वो इसलिए करके रख दिया जाता है ताकि कभी भी अगर ऐसा कोई रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह सीन हो तो इजीली अचीव करा जा सके। समझ में आई बात? तो ये उसकी कहानी है, सिंपल सा। ठीक है सर, पूरी डेफिनेशन पहुंचा दी जाती है। डेफिनेशन नहीं, डिक्लेरेशन पहुंचा दी जाती है यार। मेथड की डेफिनेशन कैसे होगी? डिक्लेरेशन होगी ना, मेथड डिक्लेयर करके रख दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा यस सर। क्या आप ऐसा क्लास बना सकते हो जो किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे? ठीक है, मतलब एक क्लास ऐसा बनाओ जो किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे और इंटरफेस में मान लो 5 मेथड है, हम पांचों को ओवरराइड नहीं करना चाहते हैं। जैसे यहीं पे देख लो, मान लो यहाँ डिस्प्ले है, फिर मेरे पास डिस्प्ले 1 है, ठीक है, फिर मेरे पास डिस्प्ले 2 है। इस तरह से करके मान लो इंटरफेस में इतने मेथड हैं। अब मान लो कि मेरी क्लास है क्यू, तो इसको सारे मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे ना। डिस्प्ले को भी करने पड़ेंगे, डिस्प्ले 1 को भी करने पड़ेंगे, डिस्प्ले 2 को भी करने पड़ेंगे। तो मैं चाहूँ ऐसा पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं 2 मेथड ओवरराइड ना करूँ और मैं खुद की एक क्लास बनाऊं जिसका नाम रख दूं R, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो मेथड की डेफिनेशन रख दूंगा और यहाँ पे एक्सटेंड करा दूंगा किसको? एक्सटेंड करा दूंगा R को। तो अच्छा, ये ओवरराइड हटाना पड़ेगा एनोटेशन। ओवरराइड एनोटेशन है, इस एनोटेशन क्या होता है ये भी याद दिलाना। एनोटेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, एनोटेशन टॉपिक है एक। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि इस Q नाम की क्लास ने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है लेकिन सारे मेथड ओवरराइड नहीं किए। ऐसा कभी नज़र आएगा आपको कहीं कहीं, ऐसे बहुत जावा में, एंड्रॉयड में ऐसे सिचुएशन आपको नज़र आएंगे, यार ये तो इंटरफेस है, ये तो क्लास को एक्सटेंड कर रहा है लेकिन सारे मेथड ओवरराइड नहीं है यहाँ। तो क्यों? तो आपको समझ जाना चाहिए यार, कोई ऐसी तो बीच की क्लास होगी, है ना। इसको एडेप्टर क्लास काइंड ऑफ बोल सकते हो, बीच की एक मीडिएटर क्लास। वो क्लास के पास उसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है और ये क्लास तो उसको एक्सटेंड कर रहा है, तो उसकी डेफिनेशन वहाँ से इनहेरिट होके आ जा रही है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऑब्जेक्ट क्लास एक्सटेंड होता है, समझ में आई बात? उसी तरह से। तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। इसको भी एक तरह से लूज कपलिंग बोलते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पॉसिबल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मान लो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप बना रहे हो, उसके अंदर 5 मेथड बनाओ, वो दूसरे क्लास में एक्सटेंड होगा, तो जाहिर सी बात है आपको उसके सारे मेथड को या तो ओवरराइड करना होगा या तो एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। आप चाहते हो कुछ को ओवरराइड करो, कुछ को ना करो, ये पॉसिबल है? तो आप ऐसी क्लास बना के एक्सटेंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। लेकिन इंटरफेस में देखो ये पॉसिबल है। समझे निशांत? जो मैं कल बता रहा था लूज कपलिंग, तो दिस इज ऑल्सो लूज कपलिंग काइंड ऑफ, मतलब जहाँ पे चीज़ें डिपेंडेंट ना हो, और क्या, एक कोड दूसरे कोड पे डिपेंडेंट ना हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं
क्यू जो है ABCD पे इतना डिपेंड नहीं करता है कि भैया अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो सारे मेथड ओवरराइड करने ही पड़ेंगे, नहीं, कुछ को ओवरराइड करे ना करे। तो मतलब इस तरह के सिचुएशंस इंटरफेस में बन सकते हैं। इंटरफेस से रिलेटेड और क्या आता है, और कुछ भी नहीं है, बस इतने सारे टॉपिक थे जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको इसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और अगर प्रैक्टिस करो फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरे से पूछ लीजिए। तो जो अभी तक का आपने सिलेबस पढ़ा ना, वो आपका समझ लो कि जावा का एकदम समझ लो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, घर का नींव है। और घर का नींव अगर बेकार है तो मकान ढह जाएगा एकदम बिल्कुल ख़त्म। तो इसीलिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, जब तक पढ़ो जब तक चीज़ें एकदम क्लियर ना हो जाएं, ठीक है। मतलब ये दिस होता है, दिस के इतने यूजेस हैं, ये सुपर है तो सुपर के इतने यूजेस हैं, डेटा हाइडिंग ये होता है, डेटा शैडोइंग ये होता है, मेथड ओवरलोडिंग ये होता है, मेथड ओवरराइडिंग ये होता है, बाइंडिंग ऐसे होती है, लोडिंग ऐसे होती है, स्टैटिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, फाइनल कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, है ना। मतलब समझ लो कि आपसे 2-3 घंटे इंटरव्यू लिए जा सकते हैं इस पे, इतना टॉपिक आपने पढ़ लिया, ठीक है। और जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया एकदम बिल्कुल डंके की चोट पे मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आप इंटरव्यू में जाओ इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स के बल पे लोगों का छोटी छोटी कंपनीज में जॉब लग जाता है, क्योंकि उनको यही मतलब है यार बंदे को बेसिक आता है या नहीं, क्लास आता है या नहीं, ऑब्जेक्ट आता है नहीं, इनहेरिटेंस आता है नहीं, इनकैप्सुलेशन आता है कि नहीं, अप कास्टिंग, डाउन कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, रैपर क्लास, स्टैटिक, इनिट, व्हाटएवर सब कुछ बढ़ा दिया आपको। अभी ये समझ लो कि आपने अभी जावा नहीं पढ़ना शुरू किया, आपने जावा के फंडामेंटल पढ़ लिया। फंडामेंटल में क्या आता था? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, लिटरल, ऑपरेटर, सेपरेटर, कमेंट्स, ऊप्स, लास्ट में ऊप्स आता है, मेथड बनाना जो भी है, लास्ट ऊप्स। इस तरह से ये बहुत बड़ा टॉपिक था जो आप अभी भी जावा आपने नहीं पढ़ना शुरू किया। अब जावा के टॉपिक पढ़ने शुरू करेंगे। जावा के टॉपिक हैं पैकेज, एरे, एक्सेप्शन, स्ट्रिंग, कलेक्शन, थ्रेड, AWT, IO, दीज आर द टॉपिक्स। और ये टॉपिक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सोच रहे हो नाम गिराने वाली बात है। अब इन टॉपिक्स को कई बारी पढ़ाने में मुझे महीने लग जाते हैं, और महीने शायद हमारे लग भी गए हैं। महीने क्या, मैं कई बारी तो 1.5 महीने, अगर नहीं उतना ज़्यादा स्पीड बन पाता है। लोग कहते हैं नहीं, कोई कहेगा कि भाई लिखा, एक एक बोल के एक एक चीज़ें लिखें, एक एक डेफिनेशन लिखें, तो उसमें एफिशिएंसी। आप लोगों ने भी बहुत सहयोग करा, आप लोगों ने भी मतलब मेरा सहयोग ये करा कि चीज़ें समझते गए, पढ़ते गए, है ना। सामने वाला पढ़ने वाला होना चाहिए ना, पढ़ने वाला होना चाहिए, तो इसको 15 दिन में भी ख़त्म कर सकता है कि नहीं। तो उसी तरह से भाई, जिस तरह से यहाँ पे आपका सहयोग रहा, आगे भी हमें सहयोग चाहिए। और ये जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़ा, यही पूरी जावा है, ये समझ लो, ये जावा का एकदम बैकबोन है। आप इसको एकदम घोल के, चटनी बना के, शरबत वरबत बना के, एकदम ठंडी का महीना चल रहा है ना, अच्छा गर्मी का, सॉरी नहीं, गर्मी का महीना चल रहा है, तो बढ़िया एकदम बनाइए शरबत और इसको पी जाइए एकदम घोल के। रात में सोते वक्त भी कोई पूछे तो ये क्या है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेफरेंस है। अभी पता है थोड़ा सा उतना प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं है आप लोगों का, मानो आप बात, ठीक है। तो जब मतलब सारा खेल ऑब्जेक्ट का ही होता है, और यही चीज़ आपको जब आगे पता चलेगी तो आपको हो गया अच्छा हाँ, अब सारे टॉपिक जो हैं जावा के अब टिप्स पे गिनोगे, ये टॉपिक 2 दिन का है, ये टॉपिक 3 दिन का है, ये टॉपिक 4 दिन का है, ऐसे करके टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। टॉपिक्स बड़ी बात नहीं है कवर करना, बड़ी बात होती है यही कवर करना जो आपने पूरा कवर कर लिया है, जो पूरा पढ़ लिया है। राइट, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया है। तो चलिए फिर जावा का वो पहला टॉपिक है पैकेज, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपको शाम को भी मैं आपको, अब जावा में ऐसा क्या है ना कि आपको कोई भी टॉपिक कभी पढ़ा दो। अब आप कहीं पैकेज पढ़ना है तो पैकेज पढ़ लो, एरे पढ़ाऊंगा तो एरे पढ़ लो, एक्सेप्शन पढ़ना है तो एक्सेप्शन पढ़ लो, जो टॉपिक जब भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। तो मैं आपको अब एक ही करके टॉपिक्स पढ़ाता जाऊंगा,
और आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपके खाली टाइम में जो भी आपको टाइम मिले उसमें आप खूब ज़्यादा। अच्छा, जावा में क्या है, जावा कठिन नहीं है, लेंदी है। अब एक टॉपिक पढ़ते दूसरा टॉपिक भूल जाता है। अभी मैं अगर टेस्ट लेने लगूँ आपका, ठीक है, मान लो कुछ लोग हैं जो भी ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग हैं थोड़ा सा मतलब उनको चीज़ें भूल जाती हैं, और ह्यूमन नेचर है, कुछ लोग की बात नहीं, ह्यूमन नेचर है। अगर आदमी भूले नहीं तो पागल नहीं हो जाएगा, तो भूलना भी बहुत ज़रूरी है ना। हमने तो एक चैप्टर भी पढ़ा था इंग्लिश में, फॉरगेटिंग है। आप लोगों के भी इंग्लिश में था ये चैप्टर कि नहीं था, फॉरगेटिंग? फॉरगेटिंग चैप्टर पढ़े हो आप लोग? मैं भी हटा दिया गया। अच्छा, तो फॉरगेट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये है कि रिकॉल करो। मतलब देखो कई बार भूल जाएगा आपको, 2 बार 3 बार। नोट्स बनाओ, खूब नोट्स बनाओ, मेरे वीडियोस को देखो। मैं पुराने वीडियोस भी, ये वाला जो सेशन ले रहा हूँ इसके भी वीडियोस डाल रहा हूँ, डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो शुरू से लेके लास्ट तक तुम नोट्स बना लो। पूरी ये ऊप्स का ये सेशन है, मोटी कॉपी बन जाएगी, एकदम मोटी कॉपी, एकदम हार्ड कॉपी बन जाएगी, समझ रहे हो। और जब बन जाए तो मुझे भी दे देना, मेरे पास भी रहेगा, मैं लोगों से शेयर कर दूंगा। अच्छा, मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, राइट, हार्ड कॉपी भी है कोर जावा का और सबका। तो मैं थोड़ा खोजूंगा, मेरे पास है ज़रूर, मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन बात वही है कि फिर वो यार रवि आ जाएगा मेरे घर एक दिन, है ना, तो उसको मैं दूंगा, और वो उसका सॉफ्ट कॉपी जो है लोगों से फ़ोटो खींच के शेयर कर देगा, राइट। समझ रहे हो आप लोग? जी सर। यस सर। तो या तो अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट में जहाँ रवि तुम पढ़ने जाते हो ना, वहीं पे ऊपर जो है वहाँ फोटो कॉपी वगैरह भी होता है। तो वो हाँ, वो ज़्यादा वो अगर नोट्स होगा तो उसका फोटो कॉपी कितना होगा? अरे उससे खींच लेगा ना, स्कैनर है, उससे क्लिक करेगा तो लगेगा कि फोटो कॉपी हुई है। हाँ बस वो रखिए, मुझे याद दिलाएगा आप लोग। नोट्स मेरे पास सॉफ्ट कॉपीज तो मैंने आप लोगों को दिया ही है, और उसमें सारा चीज़ लगभग कवर है ना। तो अब ये है कि कई बारी मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे से नोट्स एक बना के रखना चाहिए। अब जो मैं एक 7 बजे बैच ले रहा हूँ, तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद ही नोट्स बनाऊँ, है ना। तो उसमें टाइम तो लगेगा। सर आपने उसमें बनाया था वो जो 7 बजे वाली क्लास थी, परवेज वाली, उसमें जो बनाया था वो मैंने भी साथ में आपके बनाया पूरा नोट्स। आपने पैकेज तक की बनाया, उसके बाद बनाया ही नहीं। हाँ, उसके बाद दिखाने ही बंद कर दिया। अगर एक्चुअली देखा जाए ना, तो सही बताऊं मैं आपको, जितना आपके अभी तक के टॉपिक थे, यहीं तक के नोट्स की ज़रूरत थी। नोट्स यहीं के लेवल पे ज़रूरत होती है, बेसिक लेवल पे ज़रूरत होती है। अब बेसिक अगर आपका समझ में आ गया तो एडवांस लेवल पे आपको नहीं ज़रूरत है। मतलब पढ़ने के, देखो एक होता है कि बोल लो, बता दो, समझ जाओ, और समझ जाओ इम्प्लीमेंट कर लो, काम खत्म। अब 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे तो चीज़ें समझ में ही आ जाएंगे, ठीक है। जब देखो, जब तक आप यूज टू नहीं होगे, जैसे आपने क्या सोचा कि चलो यार एक बार पढ़ लेंगे, डेटाबेस कनेक्शन कर लेंगे और एक बार में हमें आ जाएगा, नहीं भाई। जब आप उस चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार करोगे, आपको क्या लग रहा है कि जो मैं ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे कहीं से देख के पढ़ाना हो तो मैं 6 महीने में भी नहीं ख़त्म कर पाऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं, सारा चीज़ है, तो मैं आपको खड़ा बताता चला जाता हूँ। तो और मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसके बाद क्या आना है, इसके बाद क्या आना है, तो वो सब क्रम बना हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके भी माइंड में वो सारी चीज़ें बैठ जाएं तो आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस वो दिमाग में बैठाने वाली बात है, एक बार बैठाना है, और ऐसा कुछ है नहीं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो वो एंड्रॉइड आप स्टार्ट करेंगे उसमें भी ये बेसिक आता है, तो यहाँ से मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको ये पूरा ऊप्स कंसेप्ट आता है तो मैं आपको बता दूं, आप एंड्रॉयड पढ़ सकते हो अभी। और इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं नेक्स्ट वीक से करूँगा स्टार्ट। चाहे वो मैं आधे घंटे का ही क्लास लूँगा, चाहे 45 मिनट का ही क्लास लूँगा, वो थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूँगा, क्योंकि पढ़ना में बहुत कुछ है। तो वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, है ना, तो समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जावा का, जिसको हम बोलते हैं पैकेज।
ठीक है, पैकेज PACKAGE। पैकेज के बारे में बोलते हैं कि पैकेज जो होता है ये जावा के अंदर सारे क्लास पैकेज से ही बिलोंग करती हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं। और इवन आईडी में जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो ये सब आपको फोल्डर दिख रहा है, ये पैकेज ही हैं। तो पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। आप ऐसा बोल सकते हो कि इन जावा कैटेगराइज देयर क्लासेस एंड इंटरफेसेस into a logical container and this logical container is nothing but a package। तो पैकेज का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ क्लास, ना ही क्लास मतलब क्लास ही नहीं, क्लास, इंटरफेस और सब पैकेज, ठीक है। और वो भी किस टाइप के? सिमिलर टाइप के, ठीक है। जावा कहता है कि जब भी आप क्लास बनाते हो, वैसे इन जनरल तो आप नोटपैड में जब प्रोग्राम बनाते हो तो पैकेज वैकेज तो बनाते नहीं हो, आप लिखते हो क्लास, क्लास का नाम ओपन क्लोज और करके छोड़ देते हो। तो जावा कहता है कि नहीं भैया, ऐसे अगर आप कोई क्लास बना रहे हो तो ये बड़ा गलत है। आप इस क्लास के ऊपर ऐसे पैकेज कीवर्ड लिखिए और पैकेज का नाम दीजिए और ऐसे करके लिखिए। पैकेज का नाम क्या दीजिए? पैकेज का नाम आप वो दीजिए जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, एंड्रो जावा जो भी है, ऐसे ऐसे दीजिए। बल्कि इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड भी है, बनाने का एक स्टैंडर्ड है। अगर एंड्रो जावा लिखोगे तो ये पैकेज हो गया। androjava.com है तो मैं com.androjava लिखूंगा, तो ये हो गया हमारे डोमेन का रिवर्स ऑर्डर, है ना। androjava.com को हम com.androjava लिखेंगे। यानी कि जब भी हमें पैकेज बनाना होता है ना, पैकेज को हम डोमेन के रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। अब उसके किसी और मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, जैसे मान लो सिक्योरिटी पे काम कर रहे हो, इसके UI पे काम कर रहे हो, तो इस पर फिर से डॉट लगा दो और इसको बोलो UI, ठीक है। तो इस तरह से कॉम एक पैकेज हो गया, एंड्रो जावा उसका सब पैकेज हो गया, UI उसका भी सब पैकेज हो गया। तो सब पैकेज के अंदर क्लासेस इस तरह से बनाना चाहिए। तो जावा कहता है कि जब भी कोई क्लास बनाइए तो क्लास बनाने से पहले पैकेज कीवर्ड जरूर लिखो और पैकेज में बनाओ। आपने कहा क्या फ़ायदा होगा, क्लास को पैकेज में क्यों बनाए हम? तो वो कहता है कि हमने बना रखा है तो आप भी बनाओ, क्योंकि जावा की भी बनी बनाई क्लासेस हैं बहुत सारी, अब उसी को हमें पढ़ना है एक एक करके, यही जावा है बेसिकली। तो जावा की जो बनी बनाई क्लासेस हैं उनको जिन्हें आप पढ़ना है, अच्छा एंड्रॉयड पढ़ना है, एंड्रॉयड के अंदर भी बनी बनाई क्लासेस हैं, और क्या है। देखो अगर आप ऊप्स पढ़ लिए ना तो एंड्रॉयड आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, बिंदास पढ़ सकते हो, आपको चाहे कुछ भी ना आए, आपको एक्सेप्शन नहीं आता है, आपको थ्रेड नहीं आता है, आपको कुछ और नहीं आता है, कुछ और भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप एंड्रॉयड पढ़ सकते हो और बहुत अच्छे लेवल पे एंड्रॉयड सीख सकते हो। तो फिर आपने कहा कि ज़रूरी क्यों है सर, फिर पैकेज क्यों पढ़ा रहे हो, फिर एरे क्यों पढ़ाओगे? तो ठीक है, देख मतलब नॉलेज बेकार नहीं जाता है। तो ये इस तरह से एक तरह से इस टाइप का एक नॉलेज हो जाएगा आपके पास कि मतलब ऐसे समझ लो कि सोने पे सुहागा वर्ड सुने हो ना, बिल्कुल उसी टाइप का चीज़ है ना। चेरी ऑन द आइसक्रीम समझे हो ना, तो बिल्कुल उसी टाइप की चीज़। थोड़ा और उसमें एक चार चांद लग जाएगा और थोड़ा सा बेटर आपका। अब जैसे कहीं पे आपको एरे बनाने की ज़रूरत पड़े तो ज़बरदस्ती भी बना सकते हो और पढ़े भी हो तो पढ़ के उसे बना दोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। कहीं कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं थ्रेड चलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थ्रेड का कोड तुरंत लिख दोगे। और अगर नहीं पढ़े होगे तो बस कहीं से छापोगे और लगा दोगे, यही चीज़ है। इसी तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई कैच तो अपने आप ही लगा जाता है। कई जगह देखते हो ट्राई कैच होता है तो अपने आप लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मत पढ़ो डिटेल में पढ़ोगे तो उससे फ़ायदा हो जाएगा, कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे, तुम कहीं भी इशू आएगा तो उसे अच्छे से पकड़ सकोगे, प्रॉब्लम आएगा तो उसे रेक्टिफाई कर सकोगे, थोड़ा तुम्हारा नॉलेज बढ़ जाएगा। हाँ, बाकी एडवांस लेवल पे जब एंड्रॉयड आएगा तो फिर वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ API आ जाता है, वहाँ सर्वर साइड आ जाता है, तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आ जाती है, तो उन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मतलब ये सारा चीज़ ज़रूरी है, मतलब कह सकते हो कि ऊप्स के बाद के ये सारे टॉपिक। तो जावा कहता है, एंड्रॉयड कहता है, सब लोग यही कहते हैं कि भाई अगर आप कोई क्लास बना रहे हो, कोई इंटरफेस बना रहे हो तो उसको पैकेज में रखो, क्योंकि हमने भी रखा है।
तो आप इसीलिए मैंने पैकेज की डेफिनेशन बताई कि इन जावा डिवाइड्स देयर क्लासेस एंड इंटरफेसेस इनटू अ लॉजिकल कंटेनर एंड दिस लॉजिकल कंटेनर इज नथिंग बट अ पैकेज। ठीक है, तो पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लास, इंटरफेस एंड सब पैकेज। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों भाई, क्यों सर जावा की सारी क्लासेस पैकेज में क्यों हैं, और ऐसा करने से फ़ायदा क्या है? अच्छा, जावा की अगर सारी क्लास पैकेज में है तो हम भी अपनी क्लास पैकेज में बनाएंगे, तो इससे हमारे लिए फ़ायदा क्या हो जाएगा? आप लोगों ने सोचा है कभी इसके बारे में? बताइए। हाँ जी, एनीवन? यस सर। दीपक के अलावा और कोई बताए? दीपक मान लो वीडियो देख के पढ़े हैं या कैसे भी, और कोई बताए? नहीं सर, नहीं सोचा है। अच्छा, अगर इसके बारे में अगर आपको सोचना है तो आप ये बताओ मुझे, आप सी पढ़े हो? सी तो जानते हो? जी सर। तो सी के अंदर हेडर फाइल होती है? जी सर। तो सी के अंदर हेडर फाइल क्यों जरूरी होती है, बताइए जरा। सी में हेडर फाइल क्यों जरूरी होती है, और हेडर फाइल होता क्या है, करता क्या है? सर उसमें जितने सारे क्लास है सब उसी में रहता है। सी में क्लास कहाँ होता है भाई? जैसे ऐसी हो गया ना, ये ये प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, फंक्शन है ना ये तो। फंक्शन, सॉरी। प्रिंटफ हो गया, स्कैनअप हो गया, ये फंक्शन है ना। इन फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो हेडर फाइल में होती है। तो हेडर फाइल कह सकते हो कि वो कंसेप्ट है जो किसी सी के सारे फंक्शन की डेफिनेशन को कंटेन करके रखता है। सी में जितने भी फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन हेडर फाइल में होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि सी के सारे फंक्शन की डेफिनेशन अगर हेडर फाइल के अंदर होती है तो हेडर फाइल अलग अलग क्यों बनाए गए? एक हेडर फाइल बनाया गया math.h, एक बनाया गया iostream.h, एक बनाया गया io.h, जो भी है। क्यों भाई? conio.h ढूंढने में आसान। जैसे कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो पता नहीं चलता, तो उसके जरिए हम लोग पता कर लेते हैं। नहीं, मतलब बहुत सारी हेडर फाइल मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जो अलग अलग हेडर फाइलें होती हैं, math.h, string.h, iostream.h, वो अलग अलग क्यों बनाए गए? एक ही हेडर फाइल क्यों नहीं बनाया गया जिसमें सारे फंक्शंस रखे गए? क्या पर्पस था उसका? सर जैसे maths.h हेडर फाइल है तो उसमें सारे जो मैथ रिलेटेड है वही फाइल्स रहेगी, और जो इनपुट आउटपुट वाली है उसमें वही रिलेटेड सारे फाइल रहेंगी। वेरी गुड, बेनिफिट हो जाता है। वेरी गुड। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? तो सर वो पता चलता है कि जो भी मैथ से रिलेटेड फाइल है, जैसे एडिशन वाला जो भी है, एडिशन सब्सक्रिप्शन, तो वो उसी पैकेज उसी हेडर फाइल के अंदर होगा, तो वो हेडर फाइल अपन इंक्लूड करते हैं वहाँ पे। सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। सर्चिंग फास्ट हो जाती है, लिंकिंग और सर्चिंग ऑफ कंपाइलेशन फास्ट हो जाता है। सही बात है। मतलब जब आप प्रिंटफ को कॉल करते हो ना, आप तो उसे कॉल कर रहे हो, मतलब आप तो इसे यूज कर रहे हो, लेकिन उसकी डेफिनेशन तो हेडर फाइल में पड़ी होती है। तो अगर मान लो एक सिंगल हेडर फाइल कोई ऐसा बना दिया जाता जिसका नाम होता मान लो c.h, है ना। अब c.h के अंदर सारे फंक्शन की डेफिनेशन दे दी जाती। जैसे मान लो सी में 1,00,000 फंक्शन होते हैं, तो 1,00,000 फंक्शन की डेफिनेशन एक ही हेडर फाइल में डाल दी जाएगी। तो जब कंपाइलर किसी फंक्शन की डेफिनेशन को सर्च करेगा तो सर्च करने पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि 1,00,000 फंक्शन में एक फंक्शन को सर्च करना बड़ा टफ हो जाता है। 1,00,000 आदमी में एक आदमी को सर्च करना टफ हो जाता है।
वो आपके लिए भी होगा, कंपाइलर के लिए भी होगा, क्योंकि कंपाइलर भी किसी फाइल को जब यूज करता है, किसी फंक्शन को जब यूज करता है तो चेक करता है भैया इसकी डेफिनेशन कहाँ पड़ी हुई है। तो वो जो सर्चिंग है वो फास्ट हो जाती है जब अलग अलग हेडर फाइल बना के रख दिया गया। कंपाइलर को बोल दिया गया भैया ये वाला हेडर, ये फंक्शन इस हेडर फाइल में, ये फंक्शन इस फाइल में है। अब हेडर फाइल में मान लो 10-10 फंक्शन बना के रख दिए गए, या 20-20 फंक्शन या 100-100 फंक्शन बना के रख दिए गए। तो 100 आदमी में एक आदमी को खोजना आसान हो गया, रेदर देन 1 लाख में से एक आदमी को खोजना, वो सर्च करना उसके लिए ईजी हो गया। तो यानी कि जिस तरह से सी के अंदर हेडर फाइल बना के कैटेगराइजेशन करा गया, उसी सेम कंसेप्ट को जावा में पैकेज के थ्रू करा गया। तो सी का हेडर फाइल जावा का पैकेज, सी का हेडर फाइल जावा का पैकेज, और .NET में नेम स्पेस और नेम स्पेस होता है। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, टेक्नोलॉजी अलग है, कंसेप्ट एक ही है, नाम बदल दिए गए। हाँ, वो बात अलग है कि सी के अंदर हेडर फाइल में फंक्शन होती हैं और जावा में हेडर फाइल में फंक्शन क्लास के अंदर होती है। तो मतलब क्लास एक अलग वर्ड उसमें जुड़ गया, क्लास और इंटरफेस। ठीक है, तो कैटेगराइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। संसार में हर आदमी का एक यूनिक नेम स्पेस है, एक यूनिक जगह है। जैसे मेरा नाम है सूर्य प्रकाश त्रिपाठी, तो मेरा एक यूनिक नेम स्पेस है, मेरा पैन नंबर है, मेरा आधार नंबर है, मेरा एक यूनिक जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ। हमने संसार में एक जगह ऑक्युपाई कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हर इंसान का अपना एक यूनिक नेम स्पेस होता है, उसका अपना एक जगह होता है, ऐसे ही हर क्लास का भी होना ज़रूरी है, हर फंक्शन का अपना होना ज़रूरी है। तो पैकेज जो होता है एक यूनिक नेम स्पेस प्रोवाइड करा देता है किसी भी क्लास, इंटरफेस या मेथड के लिए। तो पैकेज में क्लास इंटरफेस ही होते हैं। तो वो पैकेज क्या करता है, तो पैकेज प्रोवाइडिंग द यूनिक नेम स्पेस फॉर द क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो जो सिमिलर टाइप की क्लासेस हैं उनको एक पैकेज में। तो जावा ने भी देखा, जावा ने देखा यार ये इनपुट आउटपुट वाली क्लासेस हैं, इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर है ना। अच्छा, ये GUI वाली क्लासेस हैं तो GUI वाले पैकेज के अंदर, SQL वाले हैं तो SQL पैकेज के अंदर, यूटिलिटी क्लास है तो यूटिल पैकेज के अंदर। तो जावा ने भी अपने सेम टाइप की क्लासेस को, इंटरफेस को कैटेगराइज करके यूनिक नेम स्पेस प्रोवाइड कर दिया गया, जिसको पैकेज बोला गया। पैकेज से भी अगेन लिंकिंग और सर्चिंग ऑफ कंपाइलेशन फास्ट हो जाता है। आप चीज़ों को इजीली सर्च कर पाते हो, सर्चिंग आपके लिए फास्ट जाता है। अब रियल वर्ल्ड की बात करो ना, रियल वर्ल्ड में आप देखो आपके घर कैटेगराइजेशन करा जाता है, अलमारी में कैटेगराइजेशन होता है, घर का रूम में कैटेगराइजेशन होता है। मंदिर वाला रूम यहाँ होगा, ड्राइंग रूम यहाँ होगा, किचन यहाँ पे होगा, समझ रहे हो, बाथरूम इधर होगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब आप सोच सकते हो कैटेगराइजेशन क्यों ज़रूरी है। अगर आपका ही घर में कोई कैटेगराइजेशन नहीं हो, एक ही कमरा है घर में और वहीं पे सारा सामान है, जूते चप्पल भी हैं, बेड बिस्तरा भी है, दवाई भी है, किताब भी है, इम्पोर्टेंट फाइल भी है, डॉक्यूमेंट सब एक जगह फेंका हुआ है। आपको ही अगर कोई चीज़ सर्च करना है तो कहाँ खोजोगे? कोई इम्पोर्टेंट फाइल खोजनी है बिस्तरे के नीचे खोजोगे? नहीं, घर में अलमारियाँ यूज करो। अलमारी यूज करोगे तो वहाँ पे फ़ायदा ये मिल जाता है कि भाई कैटेगराइजेशन होता है, कैटेगराइजेशन होता है, उसका अलग अलग सेक्शन बना होता है कि यहाँ फाइल होती हैं, यहाँ जूता चप्पल होगा, यहाँ ज्वेलरी रखी जाएगी, यहाँ पैसा रखा जाएगा, होता है ना। हर चीज़ का सेक्शन होता है, कपड़े यहाँ टंगेंगे। तो जिस तरह से रियल वर्ल्ड में कैटेगराइजेशन होता है, क्या आपके लैपटॉप में नहीं होता है? मशीन में नहीं होता है? मशीन में भी होता है। ड्राइव्स होते हैं अलग अलग, D ड्राइव, C ड्राइव, E ड्राइव, है ना। कई लोग तो मैं लैपटॉप देखता हूँ कि ड्राइव के अंदर भी फोल्डर्स होते हैं। ड्राइव के अंदर फोल्डर होते हैं जावा का, पढ़ने का, सॉफ्टवेयर का, मूवीज़ का, सॉन्ग्स का, सॉन्ग्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर फर्दर फोल्डर। मैंने तो एक लड़के को देखा कि वो बिल्कुल एकदम मूवीज़ के अंदर सलमान खान सिलेक्शन नहीं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, 3 फोल्डर।
फिर उस फोल्डर के अंदर हॉलीवुड में सारा कलेक्शन, बॉलीवुड में सलमान खान कलेक्शन, शाहरुख खान कलेक्शन, है ना। फिर उसके अंदर इमोशनल मूवी, कॉमेडी मूवी और है ना हॉरर मूवी, देख रहे हो। मतलब क्यों? ताकि जब उस बंदे को भी कोई मतलब कॉमेडी मूवी देखने का मन करे तो वो केवल कॉमेडी मूवी के अंदर जाएगा और उसके अंदर फिर देखेगा पहले पहले तो एक कॉमेडी मूवी कहाँ देखना, हॉलीवुड का या बॉलीवुड का? तो बॉलीवुड के अंदर कॉमेडी मूवी, कॉमेडी मूवी के अंदर फिर कलेक्शन, किसका कॉमेडी है ना, अक्षय कुमार की कॉमेडी या किसी और की कॉमेडी मूवी, तो उस हिसाब से समझ रहे हो। तो फिर उसको सर्च करना इजी हो जाएगा, फोल्डर बना बना के चीज़ें रखी जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह से इन द सेम सिनेरियो, इन द सेम रिस्पेक्ट पैकेज होता है। पैकेज भी कैटेगराइजेशन देता है। आपको पढ़ना ही क्या है यार आगे चल के? आपको पढ़ना पैकेज है, आपको पढ़ना क्लास है। आपको ये खोजना है कि क्लास कहाँ होती है और पैकेज कहाँ होता है, इस काम के लिए कौन सी, क्योंकि जावा में, एंड्रॉयड में हर काम के लिए क्लासेस बनी बनाई हैं, चाहे वो कुछ भी पढ़ लो आप। तो हर एक काम के लिए जो बनी बनाई क्लासेस है उनको यूज करना है। तो कभी थ्रेड चलाना है तो उसके लिए पैकेज, उसके लिए क्लास, है ना, पैकेज क्लास इंटरफेस, यही पढ़ना है। तो कहने का मतलब यह है कि व्हाट इज पैकेज? तो पैकेज इज द लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। या आप ऐसा बोल सकते हो कि इन जावा डिवाइड्स देयर क्लासेस एंड इंटरफेसेस इनटू अ लॉजिकल कंटेनर एंड दिस लॉजिकल कंटेनर इज नथिंग बट अ पैकेज। पैकेज लॉजिकली एक कंटेनर होता है, फिजिकली एक फोल्डर ही होता है। कंप्यूटर में फोल्डर बनाता है, ठीक है। क्योंकि जावा ने अपनी बनी बनाई क्लासेस जितनी भी हैं उनको बने बनाए पैकेज में रख रखा है। तो आप भी अपनी कोई भी यूज़र डिफाइन क्लास बनाओ तो उसको यूज़र डिफाइन पैकेज में रखो ही रखो, स्टैंडर्ड है। तो पैकेज भी कैटेगरी होती है, यूज़र डिफाइन, प्री डिफाइन। यूज़र डिफाइन पैकेज वो होती हैं जो यूज़र के क्लास को कंटेन करके रखेगा। प्री डिफाइन पैकेज वो होती है जो प्री डिफाइन की क्लासेस को कंटेन करके रखेगा। तो जावा में बहुत सारी प्री डिफाइन क्लासेस हैं और सारी प्री डिफाइन क्लासेस को प्री डिफाइन पैकेज के अंदर रखा गया है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे तो आई थिंक आपको पैकेज के बारे में समझ में आ गया। पैकेज क्या होता है, क्या फ़ायदा है। पैकेज providing the unique namespace, package providing the categorization, linking and searching of compilation, फास्ट हो जाना। पैकेज से कहीं ना कहीं आप पैकेज के बाद ही आप अगला टॉपिक पढ़ोगे, एक्सेस रूल, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट। तो जब आप पैकेज पढ़ लेते हो तो पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट भी इजीली समझ जाते हो, क्योंकि पैकेज जब पढ़ लेते हो उसके बाद ही पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। तो ये होता है पैकेज। बताइए समझ में आ रहा है? हेलो।